हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये शख्सियत बहुत ही ख़ास है और आज इनसे हम बहुत सी प्यारी बातें करने वाले हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से ये आए हुए हैं और पत्रकारिता क्षेत्र का जाना माना ये नाम है। तकरीबन 30 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं। रमेश अवस्थी जी इनका नाम। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सर, जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में ज़बरदस्त आपने अपना योगदान दिया है, कई पत्रकारों को आपने हेल्प भी किया है और आपके बेहतरीन काम के चलते आपको विदेशों में भी बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में ही बता दीजिए, आप हमारे लिसनर्स के लिए बेसिकली कहाँ से आप हैं, यूपी से? देखिए, यूपी में मूल स्थान तो मेरा जन्म स्थान फर्रुखाबाद है जी। और वर्तमान में मैं कानपुर रहता हूँ। जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में शुरुआत में एक संवाददाता के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया जी। और उसके बाद सारा समय नेटवर्क में मैं अखबार में जीएम बना। जी। जी। फिर उसके बाद सारा समय के 6 चैनल हैं, जी। जिसमें जी। 4 रीजनल, एक नेशनल और एक उर्दू इंटरनेशनल जिसको जी। चैनल है, जी। उसका मैं हेड बना, ऑल इंडिया हेड बना एज ए ग्रुप एडिटर। जी। पूरा मीडिया का मैं एडमिनिस्ट्रेशन हेड भी रहा जी। जी। और विगत दिनों अपनी कुछ व्यक्तिगत जी। कारणों की वजह से मैंने रिजाइन किया। जी। 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 लेकिन पूरा कैरियर करीब 32 ईयर का मेरा रहा पत्रकारिता में। शुरुआत मैंने आज अखबार से की थी। जी। जी। उसके बाद इसी बीच में मैंने जब शुरुआत पत्रकारिता का मैं कर रहा था तो मैंने सोचा कि जो ज़िले के संवाददाता हैं, जी। जो ब्लॉक के संवाददाता हैं, जो दूरदर्श जिलों जो काम करते हैं, तो जो खबर है, खबर वो लोग लाते हैं, हमें भेजते हैं, हम ऊपर भेजते हैं और ऊपर उस खबर को और अच्छी तरीके से डिजाइन करके पेश किया जाता है। उसमें एंकर्स हों, उसमें एडिटर्स हों, वो सब लोग अपनी क्रेडिट लेते हैं। अभी आप नेशनल मीडिया क्लब के चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन हैं, तो थोड़ा बताएं उसके बारे में। जो ये क्लब है नेशनल मीडिया क्लब, ये क्या है और किस तरह से ये काम करता है? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि जो क्षेत्रीय पत्रकार है, जी। ना उनको सम्मान मिलता है, ना बिल्कुल। उनको पैसा मिलता है बिल्कुल। अधिक। वो लोग काम वही करते हैं और उनकी खबरों को हम लोग अच्छी तरीके से इसको डिजाइन करके पेश करते हैं, तो वो सम्मान के भूखे भी रहते हैं और आर्थिक रूप से। तो हम लोगों ने काफ़ी वर्ष पहले सोचा था कि क्यों ना इन पत्रकार साथियों को जोड़ा जाए, उनके लिए एक मंच दिया जाए। जी। उसी क्रम में हम लोगों ने एक नेशनल मीडिया क्लब की स्थापना की। जी। उस नेशनल मीडिया क्लब में जितने ज़िले के पत्रकार हैं, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर तक के पत्रकारों को हमने जोड़ा, उनकी समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के समाधान के लिए जो भी शासन और प्रशासन स्तर तक के जो प्रयास हुए, वो हम लोगों ने किया। जी। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसमें हमारे तमाम पत्रकार साथी जो एडिटर्स हैं, सीनियर करस्पॉन्डेंट्स हैं, बिल्कुल। वो उस कार्यक्रमों में जाते हैं। जी। कहीं कोई ऐसा मंच नहीं होता है कि जिसमें ब्लॉक और तहसील और जिले स्तर के पत्रकार भी शामिल हों और वहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री जी या और जो भी अच्छी पर्सनालिटी आए, जिनको वो सुने और उनको अपनी बात उनके सामने वो रख भी सकें। ऐसा कोई मंच प्रदान नहीं होता था। पहली बार हमने उत्तर प्रदेश में रीजनल जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस कराई। जी। उस रीजनल जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस में करीब पूरे प्रदेश से जी। लगभग 1600 से अधिक पत्रकारों ने भाग लिया, जी। जी। जिसमें ब्लॉक, तहसील और जिले स्तर तक के पत्रकार थे। जी। हम लोगों ने उस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन, उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने उद्घाटन किया। कई मिनिस्टर्स आए और साथ में पहली बार जी। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे ज़िले और तहसील और जो ग्रामीण स्तर के पत्रकार होते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में किसी सीनियर जर्नलिस्ट का कोई लेख छपता है तो उसको वो पढ़ते हैं और उनको वो आदर्श मानते हैं अपना पत्रकारिता में। बिल्कुल सही बात। चाहे वो टेलीविज़न में कोई अच्छी खबर हो, आप देखते हैं तमाम चैनल्स में एंकर्स हैं, एडिटर्स हैं, उनके अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, जी। तो उनको आदर्श मानते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं और अंदर अंदर ये जरूर सोचते हैं क्यों ना हम भी इस तरीके का बन सकें। जी। लेकिन उनको वहाँ ब्लॉक और तहसील और जिले स्तर पर ना ऐसा कोई माहौल मिलता है।
जबकि योग्यता में कमी नहीं होती है। तमाम मैंने पत्रकारों को देखा है जिले और तहसील इस तरह से कि वो उनकी योग्यता भी है, लेकिन उनको कोई उचित फोरम नहीं मिलता है। तो मैंने पहले ये प्रयास किया कि कम से, और वो ये चाहते हैं कि हम जिनको आदर्श मानते हैं उनसे एक बार मिलें, उनकी ख्वाहिश, लेकिन वो नहीं मिल पाते। तो पहली बार हमने उत्तर प्रदेश में एक रीजनल जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम कराया, उन पत्रकार साथियों को बुलाया, और जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट थे लखनऊ के, जो एडिटर थे अखबार के, टेलीविज़न, उन ज़्यादातर संपादक जो महोदय थे, उन लोगों को हमने बुलाया, उनको बाकायदा एक मंच दिया, और साथ में उनकी एक रूबरू एक कॉन्फ्रेंस जिनको कहना चाहिए, जो पत्रकार साथी थे उन्होंने संपादकों से अपनी समस्या रखी और कहा कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्या क्या हम लोगों को भी आप सम्मान दीजिए, हम लोगों की खबरों को लगाइए, हम लोगों का भी कहीं ऐसा लगे कि साथ में मेरा भी नाम आए। तो तमाम एक बहुत अच्छी सार्थक एक चर्चा हुई उन संपादकों के साथ, उन टेलीविज़न के एंकर्स के साथ, उन टेलीविज़न के भी एडिटर जो खास प्रोग्राम करते हैं उनके साथ। करीब 1600 जर्नलिस्टों ने सीधा एक कॉन्फ्रेंस की, और पूरा दिन, पूरा एक सेशन पूरा लखनऊ में चला, जिसको बहुत ही, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया जगत में बहुत अच्छी तरीके से सराहा गया। सूचना विभाग सूचना के लिए एक डायरी छापता है अपनी शासन की, प्रशासन की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर होते हैं, वहाँ के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके नंबर होते हैं, और साथ में विधायकों के नंबर होते हैं, मंत्रियों के नंबर होते हैं। एक डायरी कमोबेश उसका स्वरूप चेंज होता रहता है, लेकिन हर स्टेट में एक डायरी सूचना विभाग छापता है, सरकार छापती है, और वो लिमिटेड लोगों को वो डायरी दी जाती है, जिससे कि वो कम्युनिकेशन प्रदेश स्तर पर कर सकें। कहीं भी किसी भी प्रदेश में ये व्यवस्था नहीं है, या अभी तक नहीं थी, कि जो उन पत्रकार साथियों के जो जिले और ब्लॉक और तहसील स्तर पर काम करते हैं, उनका नाम भी कोई किसी डायरी में छपे। वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन तो होगा ही, उससे साथ में उनका सम्मान बढ़ेगा। तो मैंने पहली बार आज से करीब 2016 में पहली बार हमने एक रीजनल जर्नलिस्ट नेशनल मीडिया क्लब के थ्रू एक रीजनल जर्नलिस्ट डायरी का प्रकाशन किया। उस डायरी में सभी जिले और ब्लॉक स्तर के जो पत्रकार साथी थे उनके सबके नंबर अंकित किए। क्या बात है सर। उनके जो अधिकारी होते थे जिले के, जिनसे हमारा दिन भर कम्युनिकेशन रहता है, सपोज करिए लोगों की समस्याओं के लिए सबसे बिजली विभाग है, उनको फ़ोन करना पड़ता है, डीएसओ है, उनसे बात करनी पड़ती है, शिक्षा जगत हो, उनसे बात करनी पड़ती है, जो लोग रूटीन में हम बात करते हैं, उन सब के नंबर भी थे। जिलाधिकारी, एसएसपी, डीएम, इनके तो रहते थे, साथ में उन अधिकारियों को भी नंबर हमने दिए जिनका हमें रोज़मर्रा की जीवन में काम पड़ता रहता है। और साथ में उन सभी पत्रकार साथियों को, चाहे वो किसी समाचार पत्र से हो, किसी टेलीविज़न चैनल, उनके भी नाम दिए, और उस डायरी को हम लोगों ने उन तक निःशुल्क पहुँचाया। क्या बात है। तो आज भी वो उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित डायरी है, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी। आप कहीं नेट पे भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और वो डायरी प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होती है। और मैं बता दूं कि जो विधानसभा है, विधानसभा में वही डायरी बचती है, हर विधायक के पास, हर मंत्री के पास भी आपको डायरी वो मिलेगी। और विधानसभा अध्यक्ष हमेशा उसका लोकार्पण भी करते हैं, उन्हीं के द्वारा उसका विमोचन होता है। क्या बात है सर। विमोचन उन्हीं के द्वारा होता है। और पत्रकारिता जगत साथ जितने भी क्षेत्र राजनीति, बहुत ही चर्चित डायरेक्टरी है, जो हम लोगों का एक प्रयास के साथ में। अगर नेशनल मीडिया के लिए क्लब की ही बात की जाए तो मेरा मानना है, पत्रकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग लोकतंत्र के लिए काम करते हैं। एक लोकतंत्र के खंभे हम भी हैं, तो लोकतंत्र के लिए करते हैं, और साथ में हम पत्रकार के साथ इंसान हैं। तो अगर लोक पत्रकारिता के कारण कुछ ऐसी योजनाएं और ऐसे काम, चाहे वो कोई सरकार करे, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, अगर अच्छा काम है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसमें बढ़ चढ़ के हमें भागीदारी भी करनी चाहिए। तो उसी क्रम में अगर आपने देखा हो कि प्रधानमंत्री जी जब बने तो 2014 में, तो उन्होंने एक बड़ा अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया। तो स्वच्छता, तो मैंने सोचा कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी मोरल जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, स्वच्छता पे एक अवेयरनेस लाने की बात हो रही है, और उसके आपने परिणाम में देखे कि आप देखते हैं कि हम लोग कभी ट्रेन में सफ़र करते थे तो नैपकिन लेते थे और ऐसे करके फेंक देते थे। आज एक अवेयरनेस देखिए कि हम अगर लेते हैं तो या तो उसको मैं उसमें डालता हूँ, या बुला के किसी को देता हूँ, और नहीं साइड में रखता हूँ, फेंकता नहीं हूँ। तो कूड़ा जो हम लोग फेंक देते थे, जहाँ चाहे हाथ धो देते थे, बाथरूम लोग करने लगते थे, ये सब चीज़ों पे मेंटल रूप से एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, मानसिक रूप से वो उस अभियान का। तो नेशनल मीडिया क्लब ने उस अभियान में हिस्सा लिया, और आपको मैं बता दूं कि
उस अभियान के तहत हम लोगों ने हरिद्वार से लेके जी। और बनारस तक 101 गाड़ियों के काफिले के साथ, तमाम उसमें पत्रकार साथी थे, कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी थे, रीजनल जर्नलिस्ट भी थे और बड़े पत्रकार भी थे, जी। कुछ राजनीतिक लोग भी थे। उन लोगों ने बाकायदा जो गंगा जी के किनारे किनारे जाके हम लोगों ने 7 जगह उसको स्टाफ लिया। जी। वहाँ हम लोग रात में रुके, स्वच्छता का अवेयरनेस प्रोग्राम किए, वहाँ पे तमाम लोगों ने भाग लिया स्वच्छता अभियान में, और हम लोगों ने उसका समापन बनारस में किया। और बनारस में समापन करने के बाद ये मेरे लिए खुशी की बात है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी बहुत देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस सराहनीय प्रयास के लिए व्यक्तिगत रूप से नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष को लेटर लिखा और उसकी प्रशंसा की। क्या बात है सर। तो ये उनका भी है कि प्रधानमंत्री जी चाहे छोटा व्यक्ति हो, अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो उनके निगाह में है, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। आज देखिए कि चाहे जितने भी अवार्ड मिलते थे तय कर लिए जाते थे, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ किसी सरकार पे, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि उनको पहले से तय करके और डिक्लेयर कर देता। आज दूरस्थ अगर असम में भी अगर आप कहीं भी व्यक्ति कोई बैठा है और अच्छा काम कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी की निगाहों से वो बचा नहीं है, उस व्यक्ति को कहीं न कहीं वो देख रहे हैं और उसको अवार्ड देते हैं। तमाम ऐसे आपने उदाहरण देखे हैं जिन लोगों को उन्होंने अवार्ड, उसी तरीके से हम लोगों को उन्होंने अप्रिशिएट किया। उसी क्रम में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान किया, पत्रकार साथियों के लिए, रीजनल जर्नलिस्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इस समय सरकारें हैं, उन्होंने पत्रकार साथियों के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन अभी और भी उठाने की अवस्था है, और साथ में रीजनल जर्नलिस्ट पे अभी काम करने की अवस्था है। अभी भी सरकारें रीजनल जर्नलिस्ट के लिए अभी उतना काम नहीं कर पा रही हैं जितना वो जिसके वो हकदार हैं जी। वो नहीं कर पा रहे हैं अभी उतना। उसके कई कारण हैं, उसके कारण जाने के लिए एक विस्तृत हमें समय लेना पड़ेगा, एक पॉइंट बाय पॉइंट बात करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को सरकारों के पास रख रहे हैं, वो सरकारें ध्यान दे रही हैं और साथ पे उस पर काम हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो पत्रकार साथी रीजनल जर्नलिस्ट के रूप में जिलों, तहसील, ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, उनको भी आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा और बहुत कुछ सरकार दे भी रही है। उन जर्नलिस्ट को, रीजनल जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उनको सम्मानित किया जाए, उसकी एक कमेटी बनाई जाए, और देश स्तर पर जो भी इसके माध्यम से जो भी चाहे मिनिस्टर्स हों या जो इस व्यवस्था से लगे हुए सूचना विभाग के लोग हैं, सूचना मंत्रालय के पदाधिकारी, वो लोग उनको अवार्ड करें। एक बड़ा प्रोग्राम है, तो उसकी एक प्लानिंग नेशनल मीडिया क्लब के जो अध्यक्ष हैं सचिन जी, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और भविष्य में इस तरीके की प्रोग्राम कराने की बात चल रही है। सवाल अभी आपकी बातों से ही एक निकला है सर, जी। आपने बोला कि स्थानीय पत्रकारों को वो सम्मान, वो हक मिलना चाहिए जो कि जायज़ भी है। हम आज के दौर की बात करते हैं, 21वीं सदी की हम बात करते हैं सर। इंटरनेट है, सोशल मीडिया सबके पास है। आप क्या कमियां देखते हैं आज की पत्रकारिता में, क्योंकि आपका 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है, कमियां क्या देखते हैं आप आज की पत्रकारिता में? देखिए, कमियां मैंने क्या कहा, कमियां कभी कोई व्यवस्था जो भी सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे उसमें पत्रकारिता भी आती है, हम अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। कम्युनिकेशन का बड़ा एक अभाव है, सम्मान का बड़ा अभाव है। बिल्कुल। तो जब हम लोगों को सम्मान देंगे, उनसे कम्युनिकेशन रखेंगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बिल्कुल। और मैं पत्रकारिता की अगर बात की जाए तो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको अपने जिले स्तर के जो साथी हैं उनको सम्मान देना चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। हम वरिष्ठ हैं तो हम वरिष्ठ रहेंगे, हमारी कोई वरिष्ठता छीनेगा नहीं, लेकिन वरिष्ठता के भी कई मापदंड होते हैं। जी। जितना व्यक्ति झुकता है, मुझे लगता है वही उतना बड़ा होता है। बिल्कुल। तो हमारे साथी ऐसा नहीं कि तमाम वरिष्ठ साथी हमारे जिले और तहसील के पत्रकारों से अच्छा संवाद रखते हैं, लेकिन अभी और उनको ज़रूरत है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पत्रकार साथियों से मैं चूँकि यूपी, उत्तराखंड, MP छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, जी। नेशनल चैनल, उर्दू चैनल, इन सब हमारा राजस्थान चैनल, इनका सबका मैं हेड था। जी। जी। तो मैं जो रीजनल जर्नलिस्ट हैं जितने भी, जो जिनको हम लोग अपनी भाषा में स्ट्रिंगर बोलते हैं, तो उनको सम्मान देना पड़ेगा। मैं आप छोटा सा उदाहरण बताऊँ आपको, जो हमारे स्ट्रिंगर्स बोलते हैं अभी भी, और हम अपने को संपादक बोलते हैं, हम अपने को रिपोर्टर बोलते हैं। हम अगर रिपोर्टर से स्पेशल करस्पॉन्डेंट बनते जाते हैं, तो हम तो अपने लिए तो बात करते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं सोचते। तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट ने व्यवस्था की, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि हम सब इनको फील्ड रिपोर्टर बोलें। जी। हम उनको कुछ दे नहीं सकते, हम उनको पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन उनका सम्मान तो हम दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि समय समय पर हमारे वरिष्ठ साथियों को
अपने से नीचे जो भी काम करने वाले लोगों को उनको सम्मान दें। मैं उसके लिए भी बात करता हूँ, रीजनल जर्नलिस्ट की बात करता हूँ, साथ में डेस्क पे बैठते लोग काम करते हैं, एडिटर्स हमारे हैं जो एडिट करते हैं। अब मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ जो एडिटर्स लगे हुए हैं वो एडिट करते हैं। तो मुझे लगता है जो भी आपके नीचे अधीनस्थ लोग हैं उनको आप सम्मान देना सीखें। बिल्कुल। और इसमें कहीं न कहीं थोड़ा अभाव है, इसको और भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों को और भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। तो मुझे सम्मान और संवाद जी, ये अगर बना रहता है तो तमाम ऐसी समस्याएं अपने आप समाधान हो क्या जाती बात है हैं। सर। जब इसमें कमी आती है, इनमें किसी एक चीज़ में कमी आती है तो चीज़ें अपने आप समस्याएं उत्पन्न होती हैं और आप अपने आप परेशान होते हैं, स्वयं भी होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। एग्जैक्टली। आप सम्मान और संवाद इसको कायम करिए। इसकी और जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे आपकी इसमें फ्रिक्वेंसी, इस फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाइए। तालमेल बनाए मेरा अपना मानना है आप स्वयं संतुष्ट रहेंगे, दूसरा भी संतुष्ट रहेगा। शासन की नीति हो चाहे कोई समाज का कोई व्यक्ति कर रहा है, मुझे लगता है कि सामाजिक हित में जो भी आप कर सकते हैं समाज को जोड़ने के लिए, समाज को अच्छा करने के लिए, तो आप अपना समय निकालिए और उसमें जरूर भागीदारी करिए। बिल्कुल। इसमें आपका छोटापन नहीं होगा, जी। इसमें आप बड़े होंगे। बिल्कुल। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि आप यूपी से हैं और यूपी में राम मंदिर का निर्माण हो गया और इतनी भीड़ जा रही, ये सनातन क्या है आप डिस्कस करें। तो मैं इस पे भी आपसे बात करता हूँ कि मैं जी। एक ट्रस्ट भी है जिसको लोग संचालित करते हैं, जी जी। श्री राम सेवा मिशन, उसका भी मैं संरक्षक हूँ और मैंने प्रेरणा भी दी थी कि इस तरीके के ट्रस्ट बनाया जाए, तो मैं प्रेरणासूत भी हूँ उसका। राम मंदिर ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये सब सनातनियों का है, सबका है। सबका। राम सबके थे। शाम सब। आज सनातन शाश्वत है, बिल्कुल। सनातन का ना अंत है ना आदि है। जी। आज हम अगर एक पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखेंगे तो हम सभी सनातनी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज से लाखों साल पहले राम पैदा हुए थे क्या? लाखों साल पहले और कोई धर्म था? सिर्फ सनातन था। तो सनातन के साथ साथ जिस तरीके से व्यवस्था आगे बढ़ी, तमाम चीज़ें बढ़ी और आज कई धर्म बन गए, लेकिन सनातन तो सबका है। बिल्कुल। राम सबके थे और राम उसी के नहीं है जो राम के नहीं है। अगर आप राम को मानते हैं तो राम आपके हैं, अब किसी धर्म या जाति के हैं तो राम आप राम को नहीं मानते हैं तो राम आपके नहीं। 50 साल पहले देखिए सनातन की कितनी बात होती थी, नहीं होती थी। आज सनातन की बात चालू हुई तो कुछ लोगों ने विरोध चालू किया, उसके बाद भी ना वो झुके ना डिगे और अपना काम करते रहे, और उसी कारण है कि आज पूरे देश और दुनिया में सनातन का प्रचार हो रहा है। और मुझे लगता है ये हम सब सनातनियों के लिए और विशेषकर भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज राम मंदिर का निर्माण हुआ। क्योंकि और ये बड़ी दुख की बात भी थी कि सनातन इतना बड़ा धर्म होने के बाद भी पूरे देश और दुनिया में उसका आस्था का केंद्र नहीं था। जबकि और चाहे ईसाई हों उसमें आप देख लें, चाहे वो मक्का मदीना हो, हमारे और धर्म के लोग जो हैं मुस्लिम धर्म के, उनका एक आस्था के केंद्र थे। अच्छी बात है, सबके आस्था के केंद्र होना चाहिए, लेकिन हमारा कोई एक ऐसा आस्था का केंद्र नहीं था जिसमें सब लोग एक बार जरूर कहें कि हम आज राम मंदिर होके आए या हमारा ये आस्था का केंद्र मैं वहाँ होके आ गया, अब मैं संपूर्ण हो गया जी। अब मुझे आत्म संतुष्टि है। इस तरीके का कोई केंद्र नहीं था। तमाम लोग हमारे मंदिर थे, सैकड़ों मंदिर में जाते, लेकिन एक केंद्र नहीं था। तो आज सनातन धर्म को मानने वालों के लिए एक आस्था का केंद्र बना, जो सभी सनातनियों के लिए, भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। जी बिल्कुल सर, सही कहा है आपने। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है ये राम मंदिर का बनना है, और बीते कुछ सालों में हमारे देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है, जैसा आपने बताया है। बातें तो सर बहुत सारी है आपके साथ करने के लिए, पर एक क्लब से जुड़ा सवाल आया है कि जैसे साल 2020 में कोविड का वक्त रहा, उस वक्त भी आपकी क्लब की ओर से बहुत सारी हेल्प की गई स्थानीय पत्रकारों को। अभी आप मुझे ऑफलाइन बता भी रहे थे कि कुछ फाइनेंशियल आपने सपोर्ट उनको करा, थोड़ा बताएं उसके बारे में। देखिए, ऐसा कि मैंने क्या कहा, जीवन में एक सबसे बड़ी बात होती है, कथनी और करनी में आपका अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कहते हैं, कोई चाहे समाज का कोई आप पार्टी चलाते हों, चाहे आपको कोई संस्था चलाते हों, जब आप बात करते हैं तो उसको जब धरातल पर उतारते हैं तो स्वीकारता तभी होती है। अक्सर ऐसा होता नहीं, लोग करते नहीं, बातें ज़्यादा करते हैं, करते नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, और एक बड़ा पंपलेट और बढ़िया एक बुकलेट छाप के आपको प्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ये कहा कि हम जो कहें वो करें। हमने अगर कहा कि कोई पत्रकार ऐसा साथी है जिसको कोई आर्थिक समस्या है कोविड में, तो वो जरूर संपर्क करें और हम उसकी मदद करेंगे। हमने कहा कि जो हमारा क्लब जो है, जो जिस समय लोग मजदूर
जा रहे थे हाईवे पे, जो मैं नोएडा में मेरा ऑफिस था, तो नोएडा से मैं लखनऊ जा रहा था, तो मैंने देखा हजारों मजदूर पैदल जा रहे थे, पानी नहीं मिल रहा था लोगों को, खाना नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों ने अपना कैंप लगाया बकायदा, उन लोगों को पानी, बिस्किट, जो भी संसाधन थे उनमें प्रयास जितना भी था उतना किया। साथ में उसी वक्त एक बड़े दुर्भाग्य की बात हुई, कोरोना में पहला व्यक्ति हमारा पत्रकार साथी की डेथ हुई आगरा में, और डेथ के बाद उनकी पारिवारिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो बहुत सर्वाइव करें। तो सब लोगों ने सोचा कि इनको कुछ आर्थिक मदद दी जाए। तो दो कारण थे, तो आर्थिक मदद के लिए जो लोगों ने, हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने स्थानीय स्तर पे भी उनको जो सहयोग करना था किया। मुझे भी जब बताया गया, मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग उस समय कोई भी राजनीतिक दल और नहीं लोग आ रहे थे, हम लोगों ने तय किया और हम लोगों ने उस पत्रकार परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाके, और हमारे क्लब के लोग उस कोरोना कार्यकाल में जब लोग निकलना नहीं चाहते थे, बाहर नहीं निकलना चाहते थे, तब मास्क लगा के बाकायदा की टीम बना के उनके घर पे जाके उनकी पत्नी को हम लोगों ने आर्थिक सहायता दी। हमारे क्लब या मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर हम कहते हैं सहायता करेंगे तो हमको करना चाहिए। हमारे और साथियों ने बाद में फिर उनको मदद की। तो इस तरीके की जो जिम्मेदारी या जो चीज़ें हम लोगों से कही जाती हैं, हमारे संज्ञान में आती हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए 100% तो कोई कुछ नहीं कर सकता और ना संभव हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें फाइनेंशियल भी होती हैं, कि फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व हो गई तो आप इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना संभव हो सकता है उतना हमारे क्लब के सदस्य अपने आपस में कंट्रीब्यूट करके तमाम चीज़ों की समाधान कर सामाजिक सराकार में भाग लेते हैं। चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे इस तरीके से कोरोना में कोई महामारी की बात हो, या किसी और भी सामाजिक स्थिति के लिए वो उन पूरी तरीके से प्रयास करते हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और वहाँ पे वो खर्च करते हैं जितना भी कर सकते हैं। और भविष्य में भी हमारा ये प्रयास रहेगा, समाज में चाहे सरकार हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे पार्टी हो, अगर अच्छा काम करने का प्रयास करेगी या पहल करेगी, हम लोग उसका साथ देंगे। बिल्कुल सर, बड़ा खूब आपने कहा है, जो अच्छा करेगा हमेशा जनता उसी के साथ चलती है। और कोविड का आपने एग्जाम्पल दिया, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके आज ऑनर नहीं है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि आपको यहाँ होना होके जाना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के सभी जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आगे आने वाली होली उनकी बहुत अच्छी तरीके से हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार और नेशनल मीडिया क्लब के चेयरमैन रमेश अवस्थी जी, जिन्होंने बदलते भारत की तस्वीर हम सबको अपनी बातों के माध्यम से दिखाई है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ज़रूर आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा।